नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और कोरोना वायरस पे हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। इसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है, कौन सी महज अफवाह है। फिलहाल ओमिक्रॉन वायरस जो कि तेजी से फैलता चला गया, न सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया में, अब ये कहा जा रहा है कि कई बड़े शहरों में हमारे देश के ये ही वायरस है जो कि एक डोमिनेंट स्ट्रेन यानी कि प्रमुख स्ट्रेन बन गया है। ओमिक्रॉन का स्ट्रेन भारत में 2 दिसंबर को मिला था सबसे पहले ओमिक्रॉन, और उसका पहला केस मिला था और सिर्फ 7 हफ्तों के अंदर ये इतनी तेजी से फैला है कि अब इसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में कहा जा रहा है। भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में ये बहुत तेजी से फैला है। अब अंटार्कटिका को छोड़ के हर महाद्वीप पर ये पहुंच गया है। डेल्टा के मुकाबले ये बहुत ज्यादा तेजी से फैला है। और एक और बात जो आ रही है वो ये कि तीसरी लहर में जो कि भारत में आई है, युवाओं पर ज्यादा संकट दिख रहा है। 30 से 40 साल के जो उम्र के लोग हैं उनमें सबसे अधिक वायरस चपेट में उनको अपनी ले रहा है। ये हम आपको दिखा रहे हैं कि पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर में उम्र के हिसाब से क्या फर्क रहा है बीमार होने वालों का। तो इसमें देख सकते हैं कि 30 से 40 साल का जो आंकड़ा है वो बढ़ा है इस बार तीसरी लहर में, और जो बुजुर्ग हैं उनमें इस बार कम देखने को मिल रहा है इस वायरस के स्ट्रेन का प्रभाव। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर एसके सरीन, वाइस चांसलर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज के, ILBS, वो जुड़ गए। साथ में डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान जुड़ गए जो कि एमेरिटस प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी के। शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो डॉक्टर सरीन, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। जितनी तेजी से ये ऊपर गया, दूसरे देशों में हमने, जैसे साउथ अफ्रीका ले लें क्योंकि वहां पर सबसे पहले हमने इसे देखा, उतनी तेजी से नीचे भी आया। तो क्या अगर वही पैटर्न फॉलो करता है, हम ऐसा मान के चलते हैं, तो क्या हमारे लिए भी यही हो सकता है कि ये उतनी तेजी से नीचे आए? देखिए, ये तो क्लियर है कि जितनी तेजी से ऊपर गया उसके सारे आंकड़े हमारे पास थे। जितनी तेजी से नीचे आया उसका मैं नहीं कह सकती कि सारे आंकड़े हमारे पास हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ अब घर पे होम टेस्टिंग की किट्स अवेलेबल हो गई। मुझे पता नहीं कि वो सारी रिपोर्ट हो रही है कि नहीं। दूसरा, टेस्टिंग हम सब लोगों की नहीं कर रहे हैं, थोड़ी गाइडलाइंस बदल गई कि जो एक बार कांटेक्ट में घर पे है, जहां सिम्टम्स नहीं है, उनका टेस्ट करने का भी कोई बहुत फायदा नहीं है। तो मैं ये पूरी तरह से नहीं आश्वस्त कर सकता कि जिस तेजी से गया था उसी तेजी से ये नीचे आया है। दूसरा, अभी सारी जगह वायरस फिर भी फैल रहा है। जहां जाते हैं हर घर के अंदर एक जना ऐसा है जिसको कि कोविड हुआ है। तो इसलिए ये कहना कि ये नीचे आ गया है थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी। हाँ, इसकी सिवियरिटी कम है पहले के मुकाबले, ये बात तो अच्छी है और सबको लग रहा है कि ये कम है, पर नंबर ऑफ डेथ्स में भी कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया। तो अगर हम सिर्फ ये कहें कि इन्फेक्शन कम हो गया या नंबर ऑफ केसेस कम होने को हम ये मान लें कि हाँ इन्फेक्शन कम हो गया, तो वो ठीक नहीं है। हर एक टेस्ट पॉजिटिव का मान के चलिए कि 10 से 20 गुना और लोग पॉजिटिव होंगे, और इसीलिए अभी हम लोगों को कॉशन, अपनी तैयारी कोई कमी नहीं करनी चाहिए। आप कह रहे हैं कि कोई भी जो हमारी सावधानी है उन्हें कम ना करें, लेकिन अब थोड़ी जो सरकारें हैं वो चाहती हैं कि ढिलाई बरती जाए। डॉक्टर सिंह, यहां पे ये लग रहा है कि आज ही, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है दिल्ली के, उन्होंने कहा है कि वो LG से बात करेंगे और कोविड रिस्ट्रिक्शंस को कम करने की कोशिश करेंगे। तो क्या अभी ये वक्त आ गया है कि हम कोविड रिस्ट्रिक्शंस को कम करें? जैसे डॉक्टर सरीन ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। इसके कई कारण है। आपका पहला सवाल इसमें रेलेवेंट हो जाता है कि अभी ये इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ रहा है कि पीक पे आ चुका है और पीक से नीचे उतरना शुरू किया। इन चीजों का सवाल जवाब देना बड़ा मुश्किल है। वो रीजन शिव सरीन ने पहले ही आपको बता दिया है। हमारा अपना विचार है कि अभी अगले 2 हफ्ते तक इसको बहुत सीरियसली वॉच करना चाहिए। और अगर यही आप डेटा देखें यूरोप का और USA का, तो वहां पे पीक होने में और पीक से उतरने में कम से कम 2-3 हफ्ता लगा है। और ये सच है कि यूरोप में अब पीक उतरना शुरू हुआ है। स्कॉटलैंड में कल से रेस्ट्रिक्शंस को छोड़ दिया, बट आई थिंक
हमारे देश में खासकर बड़े मेट्रोज में जहां पे नंबर्स अभी कम लग रहे हैं, जैसे शिव ने पहले ही बताया, हमारे ख्याल से नंबर ज्यादा होंगे अगर हम टेस्टिंग ज्यादा करें। तो आपके सवाल का जवाब यही है कि अभी बिल्कुल भी अपने गार्ड्स को डाउन करना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे रेस्ट्रिक्शन चल रहे हैं, अगर उससे काम चल रहा है तो ठीक है, एकदम से चीजें बदलने की कोई जरूरत है। बट ठीक है, अगले 10 दिन में 15 दिन में इसको देख के फिर से देखा जा सकता है कि और रेस्ट्रिक्शन को खोल दिया जाए। जैसे वीकेंड कर्फ्यू अगर आप हटाना चाहें तो हटा सकते हैं, मगर मैसेज यही होना चाहिए पब्लिक के लिए कि ये नहीं कि बड़ा ये वायरस बिनाइन है, कुछ नहीं करेगा, लोग नहीं मरेंगे, वो मैसेज गलत होगा। और इंसिस्ट करे कि मास्क, ढंग का मास्क पहने और बड़ी गैदरिंग अभी नहीं होने दिए रहे। मैं सोचता हूँ अगले 2 हफ्ते तक हमको इसको सीरियसली वॉच करना चाहिए, सीरियसनेस को कम नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, इससे ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होती है, ऑक्सीजन पे स्ट्रेस नहीं पड़ता है, आईसीयू में बिस्तर खाली पड़े हैं, बड़ी अच्छी बात है। इसको इसी तरह से रखा जाए तो बड़ा अच्छा है। वी शुड वॉच फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स। डॉक्टर सरीन, जो डॉक्टर चौहान बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो सही है, क्योंकि इतनी डायनेमिक स्थिति है, पल पल बदलती रहती है। ऐसे में जो हमारी वैक्सीनेशन है या टीकाकरण है वो भी उसके साथ ऊपर नीचे चलता रहता है। लोगों का परसेप्शन और वैक्सीनेशन का एक तरीके से रिलेशनशिप दिखने लग जाता है। जब लोगों को डर लगता है तो वैक्सीनेशन बढ़ जाता है। तो वैक्सीनेशन को लेकर लोगों के लिए क्या सतर्कता जरूरी है और सरकारों के लिए भी? देखिए, ये तो मान के चलिए कि ऐसे एक ग्रुप के आदमी हैं या लेडीज हैं जो कि वैक्सीन नहीं लगाएंगे। आज भी यूएस में 1 in 5 20% लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई। बहुत सारी कंट्रीज, जर्मनी है या वहां पे लोग नहीं लगवा रहे। पर यह कोई समझदारी का काम नहीं है, ये उनकी धारणा है कि वैक्सीन लगाने में कोई खतरा है या वैक्सीन से फायदा नहीं। अगर आप देखें, कहीं भी दुनिया में देखें कि भाई जहां पे 80% लोगों का फायदा दिख रहा है, 80% ने लगवा लिया, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, तो बाकी लोग क्यों नहीं लगवा रहे? तो ये वैक्सीन हेसिटेंसी या डिले या जो स्लो उनका अप्रोच है बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। बल्कि ऐसे लोग जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाया, बाकी लोगों के लिए और खतरा है। बाकी लोगों को हल्ला करना चाहिए कि भाई तुम वैक्सीन लगवाओ, नहीं तो वायरस का नया रूप आ सकता है तुम्हारे में। अगर वायरस आया और तुम में प्रोटेक्शन नहीं है तो वायरस के तो मजे हैं, वायरस मल्टीप्लाई करेगा, तेजी से मल्टीप्लाई करेगा, नया रूप बना लेगा, नए कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, नए अवतार में आ जाएगा। वैसा वायरस अगर बना तो वो अनवैक्सीनेटेड, पार्शियली वैक्सीनेटेड लोगों के कारण ही जनरली होगा अब। और ये मत सोचें कि ये ओमिक्रॉन आ गया, इसकी वेव कम हो गई तो आगे नहीं आ सकता। वो डर बना हुआ है और साइंटिफिकली ये पॉसिबल है, बहुत हद तक पॉसिबल। इसलिए वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं लगाया आज ही उठें, घर से जाके वैक्सीन लगवाएं। दूसरा सवाल, जिन लोगों को वैक्सीन लग चुकी है उनको अगर बूस्टर मिल रहा है तो क्यों नहीं लगवाते? बूस्टर की डोजेस बहुत कम हुई है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज्यादा लोगों को बूस्टर्स लग जाए, स्पेशली 100% एल्डरली, हेल्थ केयर वर्कर्स जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, टेक्नीशियंस हैं, वो लगवाएं। वही तो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। उन्होंने नहीं लगवाया तो उनके कारण और लोगों का भी नुकसान होगा। वो ड्यूटी से ऑफ होंगे, कोई देखने वाला नहीं होगा, खुद भी बीमार होंगे, घर वालों को बीमार करेंगे। थर्ड एरिया वैक्सीनेशन का बच्चों का है। सॉरी, जस्ट 1 मिनट। बच्चों में हमारे अभी भी वैक्सीनेशन इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, और अब अगर हम लोग यंगर एज के ग्रुप के बच्चों के लिए खोलते तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। डॉक्टर चौहान, जाते जाते आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बार कह रहे हैं कि शायद कम उम्र के लोगों में ज्यादा इसका असर दिख रहा है, ऐसा कुछ आपको भी लगा है? मैं नहीं सोचता इसका कोई इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि वायरस इतना ज्यादा इन्फेक्टिव है। अगर आपकी प्रोटेक्शन है या आपके बूस्टर लग चुके हैं तो हो सकता है कि आप थोड़े इन्फेक्शन से भी मार्जिनली प्रोटेक्टेड है। बट ये अमेरिका का अगर डेटा देखें तो ये तो ऐसे फैला जैसे सुनामी आती है। तो ये मेरे ख्याल से इसमें ज्यादा नहीं है। बट जो आपने अभी जो सरवीन साहब ने बात कही उसमें आई जस्ट ऐड, अगर मुझे आपके पास 1 मिनट है, उसमें ये है एक आर्गुमेंट है जो कि अभी यूरोप में बहुत तेजी से हुआ है कि बहुत सारे लोग, मेडिकल फ्रेटर्निटी जो लोग ध्यान रखते थे फ्रंट लाइन में, उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ना शुरू कर दिया। और उसका एक कारण ये है कि जो लोग अनवैक्सीनेटेड थे, ये डेटा ये बहुत आपके व्यूअर्स को समझाने की जरूरत है कि अगर कोविड
कोविड-19 पे, इस बीमारी पे अगर कुछ हम लोगों ने, पूरी ह्यूमैनिटी ने रोक लगाई है, उसमें वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल है। और जो लोग, अभी आप डेटा देख लीजिए, जो लोग अस्पताल में जा रहे हैं या सीवियर डिजीज है या ज्यादा मर रहे हैं, वो है लार्जर नंबर इज अनवैक्सीनेटेड जी। तो जबकि ये मैं मानने को तैयार हूं कि भाई मुझे वैक्सीन नहीं लगानी तो ना लगाए, आपको मैं कन्विंस नहीं कर पा रहा हूं तो मत लगाइए, मगर बीमार जब होंगे तो पहुंचेंगे तो आप अस्पताल में, तो जो लोग आपका ध्यान रखेंगे वो अननेसेसरी, और जो आप अपने आप को बिल्कुल बचा सकते थे हॉस्पिटल जाने से, सिर्फ आपको ये करना था। अब वैक्सीन सेफ है, अब तो 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुके, सेफ्टी का तो इश्यू है ही नहीं। बिल्कुल, जो भी, तो आज हम भी सोचते कि वैक्सीन के अगेंस्ट कोई भी इश्यू है। फॉर्चुनेटली इंडिया में वैक्सीन हेसिटेंसी उतनी ज्यादा नहीं है जितनी और जगह में है। बिल्कुल, और इंडियंस ने अच्छा किया। और लास्ट में यही कहूंगा, जो मैं बहुत समय से कह रहा हूं, ये जो प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है, बायोलॉजिकल एवेंस की वैक्सीन का कल अनाउंसमेंट हुआ है, वो 100 मिलियन हर महीने बना सकते हैं, एट पीक मोर देन 1 बिलियन डोजेज बना सके। वैक्सीन बहुत सेफ है, वो स्टैंड अलोन वैक्सीन, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है, और हिचकिचाहट की कोई बात भी नहीं है।